हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्ञान आश्रम। और आज की क्लास में हम लोग प्रबंध का सिद्धांत पढ़ेंगे, क्योंकि आज से हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बीएसटी का चैप्टर 2 है प्रबंध के सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें हम प्रबंध के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि सिद्धांत क्या होता है, प्रबंध में इसका क्या महत्व है, सिद्धांत की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसका अर्थ क्या होता है। लेकिन इन चीज़ों को समझने से पहले ज़रूरी है कि हम इसके बारे में थोड़ा बहुत एक नॉर्मल लैंग्वेज में जो सिद्धांत शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, इन चीज़ों के बारे में जान जाए, है ना। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि पहले तुम लोग समझते हैं कि सिद्धांत शब्द सुनने से नियम टाइप का लगता है ना, कि किसी चीज़ का नियम, है ना। सिद्धांत जब आप नॉर्मली सुनते हैं, पहले आप जब छोटे होंगे तो आप नियम शब्द ज़्यादा सुने होंगे, सिद्धांत उतना नहीं सुने होंगे। तो नियम, कोई चीज़ नियम कैसे बन जाता है, तो यहाँ पर आप बहुत ही नॉर्मल चीज़ से, अवधारणाओं से समझ सकते हैं कि पुराने टाइम से, जब से आप मतलब छोटे से बड़े हो रहे हैं, तब से आप कुछ चीज़ें अपने घर में ऐसा सुनते होंगे ना, ऐसी ऐसी अवधारणाएं सुनते होंगे जिसको आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ता होगा जब आपके बड़े आपको कहते होंगे तो, या फिर आप भी उसको हो सकता है कि सच मानने लगे होंगे बहुत हद तक। ठीक है, इसका कारण क्या है, तो कारण समझने से पहले ये देख लीजिए कि वो चीज़ें, वो अवधारणाएं क्या क्या हो सकती हैं। जैसे कि आप छोटे से अभी बड़े होने तक में हो सकता है कभी आप घर में सुने होंगे कि बाएं हाथ में खुजली हो रही है, पैसा आएगा शायद, है ना, इस टाइप का। या कुछ लोग इस मामले में पैसा ज़्यादा खर्च होगा, ऐसा कुछ भी सोच लेते हैं। या फिर छिपकली गिर गया तो क्या होगा, या बिल्ली रास्ता काट दी तो क्या होगा, किसी को यहाँ पे तिल है तो इसका नेचर ऐसा होगा, ये वो बहुत कुछ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको आप लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, और इनको बहुत बच्चे हैं, मतलब बहुत लोग हैं जो मानते भी हैं। ठीक है, बहुत हद तक मानते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, और भी बहुत कुछ है, जैसे सुबह सुबह कुछ चीज़ों का नाम नहीं लेना चाहिए, और भी बहुत कुछ है, उतना हमें पता भी नहीं है। लेकिन हम जैसा कि बता रहे हैं आपको कि इन चीज़ों को आप छोटे से अभी तक सुनते आ रहे हैं, और कुछ चीज़ों को आप फॉलो भी करते हैं, क्योंकि आपने उसको सच मान लिया है, क्योंकि आपके बड़े बुजुर्गों ने आपको वो चीज़ हमेशा से बताया है, और आपसे जो बड़े हैं उनको उनके बड़े बुजुर्गों ने समझाया होगा, बताया होगा, या उनको देख करके वो इस बात को समझे होंगे। तो इस तरह से धीरे 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 उसको एक अवधारणा बना दिया गया। उसी तरीके से अगर सिद्धांत की बात करें तो जैसे ही कोई समस्या अगर किसी चीज़ का हुआ, ठीक, और उसका एक समाधान किया गया, उससे उसका निवारण हो गया, ठीक, फिर नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा प्रॉब्लम आया, फिर उसी तरीके से किया गया, जो है कि उसका निवारण हो गया, समाधान हो गया। ऐसे बार बार करते 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 जब ये पता चल जाता है कि इस चीज़ को ऐसे करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो वहाँ पर आप एक बहुत ही नॉर्मल शब्द में समझ सकते हैं कि वहाँ पर उसको एक सिद्धांत के रूप में बना दिया जाता है कि हाँ, ऐसी समस्या आएगी, या इस कार्य को करने के लिए ये तरीका सही है, इससे वो काम बहुत अच्छे से होगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगा। ये तो हमारा हो गया एकदम नॉर्मल शब्दों में कि हम सिद्धांत से क्या समझते हैं। अब यहाँ पर समझते हैं कि बुक के लैंग्वेज में क्या है सिद्धांत का मतलब, प्रबंध के सिद्धांत के बारे में अब हम यहाँ पर समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या बताया गया, प्रबंध का सिद्धांत उन आधारभूत तथ्यों को कहते हैं। आधारभूत तथ्य मतलब क्या, फैक्ट्स, है ना। आधारभूत तथ्य मतलब क्या, तथ्य किसको कहते हैं, फैक्ट्स को कहते हैं, जो एक्चुअल में है, ठीक, जिसका सच में कोई असर पड़ेगा, सच में उसका कोई प्रभाव पड़ा है, ठीक। तो आधारभूत तथ्यों को कहते हैं जो परिणामों का पूर्वानुमान करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, अब वो फैक्ट है, उनको पहले ही चेक कर लिया गया है कि हाँ, इस चीज़ से ऐसे होता है, ठीक, ये चीज़ कंफर्म हो गया कि हाँ, इस तरीके से किसी काम को करने से वो काम इस तरह से होता है, यानी कि उस कार्य का परिणाम पहले ही पता चल सकता है, पता चल जाता है। यानी कि यहाँ यही बात कहा गया है कि प्रबंध के सिद्धांत ऐसे फैक्ट्स हैं, ऐसे आधारभूत तथ्य हैं जो क्या परिणाम आएगा काम का, इसका पूर्वानुमान कर सकते हैं, ठीक, इसका पूर्वानुमान करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि उस पर बिल्कुल अच्छे से जो है कि स्टडी किया गया है, चेक किया गया है, और तब जा कर के वो एक सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है। ठीक है, तो पूर्वानुमान करने की क्षमता रख सकते हैं, तथा जिसके मार्गदर्शन में प्रबंधक व्यवसाय की समस्याओं का समाधान करता है। जिसके मार्गदर्शन मतलब क्या, एक वे दिखाना, एक तरीका दिखाना, समझाना कि इस काम को ऐसे करेंगे। या अगर कोई समस्या आती है, जैसे कि जब मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो बहुत सारा केस स्टडी भी होता है। केस स्टडी में होता यह है कि पहले के बिजनेस में किसी का कोई समस्या होगा बिजनेस में,
कोई भी रिलेटेड समस्या व्यवसाय से संबंधित और उसका किस तरीके से समाधान किया गया, तो ये सब करके केस स्टडी वगैरह भी होता है। तो यहाँ पर खैर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मार्गदर्शन करने का मतलब है कि प्रबंधकों को काफ़ी सहायता मिलती है उन सिद्धांतों से क्या करने में, जो भी व्यवसाय में समस्याएं अगर आएंगी तो उनका समाधान करने में। ठीक है, यानी कि ये सिद्धांत के पास ये पावर तो है कि इस तरीके से इस सिद्धांत को अपना करके अगर प्रबंध का ये कार्य करेंगे तो इसका परिणाम ये होगा, ऐसा ये अपने अंदर क्षमता रखते हैं। कौन? ये सिद्धांत। ठीक, एक बात ये। दूसरा ये कि प्रबंधकों को ये एक तरीका है ना, एक मार्गदर्शन, एक पथ प्रदर्शित करते हैं कि वो किसी कार्य को कैसे करेंगे, कोई सिचुएशन कैसे हैंडल करेंगे, किसी समस्या को कैसे समाधान उस समस्या का करेंगे। ठीक है, इसके आगे और क्या कहा गया, ये सिद्धांत कारण तथा परिणाम के मध्य संबंध की व्याख्या करता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो सिद्धांत है प्रबंध का वो क्या करता है, कारण की कोई चीज़ का कारण क्या है, ठीक है, और उसके होने से क्या परिणाम पड़ रहा है, क्या हो रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है, इसके बारे में इन दोनों के बीच ये रिलेशन बताने का काम हमारा कौन करता है, सिद्धांत करता है। अब इस बात को हम कुछ इस तरीके से समझेंगे कि जैसे कि कोई व्यक्ति है जो किसी कार्य को कर रहा है और लंबे टाइम तक करता ही जा रहा है। जैसे नॉर्मली अगर हम अपना भी एग्जांपल लें, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि लगातार कई सालों से पढ़ा रहे हैं और आगे भी हमको पढ़ाना ही है। ठीक है, अब बार बार पढ़ाते इस चीज़ में, है ना, इस चीज़ में हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम बहुत अच्छा पढ़ाने लगे, है ना, शिक्षक के मामले में एकदम विशेषज्ञ हो जाए, एकदम विशिष्ट ये क्वालिटी मेरे अंदर आ जाए पढ़ाने की, अगर हम लंबे समय तक इसको रिपीट करते रहेंगे तो। क्योंकि जब इंसान कोई भी कार्य करता है तो वो कभी जितना उसके पास नॉलेज है या जितना उसके पास हुनर है, स्किल है, उतने में ही नहीं रहता, हमेशा उसका स्किल बढ़ता रहता है, वो हमेशा नई चीज़ें सीखता रहता है ना। हम लोग भी पढ़ाते हैं तो अभी भी बहुत कुछ नई चीज़ें हम लोग भी सीखते हैं। तो कहने का मतलब ये कि हम जब इस काम को बार बार लंबे समय तक अगर करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे अंदर विशिष्टीकरण आ जाएगा इस कार्य के प्रति। ठीक उसी तरह जो हलवाई है वो लंबे समय तक खाना बनाता रहता है, पूरे लाइफ लगभग वो यही काम करता रहता है, तो इससे क्या होता है, उसके हाथ में एक अलग ही टेस्ट आ जाता है, एक अलग ही विशिष्टीकरण उसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक इसी तरह कोई भी कार्य है जिसको बार बार करने से, जिसको हम कहते हैं अनुभव, एक्सपीरियंस, स्किल, कुशलता, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और उस कार्य का विशिष्टीकरण या विशेषज्ञता उस इंसान के अंतर्गत आ जाती है। तो वहाँ पर कारण क्या होगा, वहाँ पर कारण होगा उस कार्य को बार बार करना। जैसे अगर मेरे लिए, वैसे तो ऐसा कुछ अभी प्रेजेंट टाइम में होगा नहीं, लेकिन हम जैसे बता रहे हैं कि चाहे हम हो चाहे कोई भी शिक्षक हो, अगर वो लंबे समय तक पढ़ाते जा रहा है तो लंबे समय तक पढ़ाना क्या है, कारण है, लेकिन उसमें वो विशिष्ट हो गया, विशेषज्ञ हो गया, उसके अंदर विशिष्टीकरण आ गया। ठीक है, तो ये उसका परिणाम हो जाएगा। यानी कारण क्या है कि उसने लंबे टाइम तक पढ़ाया और पढ़ाने का परिणाम क्या हुआ लंबे समय तक, कि वो विशेषज्ञ हो गया, उस चीज़ में एकदम दक्ष हो गया, धुरंधर हो गया। ठीक है, यही जो कारण और परिणाम के बीच का अंतर है, जो संबंध है, यही बताता है, एक्सप्लेन करता है कौन, प्रबंध का सिद्धांत। समझ में आया? और आगे क्या कहा गया, तथा इसके अभाव में, यानी इस सिद्धांत के अभाव में प्रबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जाता, प्रबंध का पूर्ण ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त किया जा सकता इसके अभाव में? क्योंकि जब हमें सिद्धांतों का पता ही नहीं रहेगा, जब हमें पता ही नहीं रहेगा कि कोई कार्य कैसे करेंगे या किसी चीज़ को, किसी समस्या को कैसे फेस करेंगे, है ना, अगर कोई आने वाले समय में तकनीकी परिवर्तन आ रहा है उसका सामना कैसे करेंगे, तो फिर हम प्रबंध के कार्य को अच्छे से कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए इसके अभाव में प्रबंध का पूर्ण ज्ञान किसी को हो ही नहीं सकता। ठीक, एक बार फिर से इसको हम लोग रिपीट कर लेते हैं एक साथ। प्रबंध का सिद्धांत उन आधारभूत तथ्यों को कहते हैं। अब आधारभूत तथ्य, कोई चीज़ फैक्ट कब बनता है, जब उसको हर कोई माने। ठीक है, जैसे अगर हम नॉर्मली आपको उन अवधारणाओं के बारे में जो बताए हैं, जो घर के लोग कहते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ये करने से ये होता है, जो बिल्ली के रास्ता काटने वाली बात है, चाहे हाथ में खुजली होने वाली बात है, चाहे छिपकली के गिरने वाली बात है, चाहे किसी तरह का सपना देखने वाली बात होती है, सब में कुछ न कुछ उसके साथ जोड़ा गया है। तो उसको अवधारणा के रूप में या सच कैसे मानने लगते हैं लोग, क्योंकि वो हो सकता है कि एक से ज़्यादा लोग या बहुत सारे लोगों के साथ वो बार बार मतलब सामने होता गया, है ना, तो वो उसको एक्सेप्ट करते गए कि हाँ ऐसा होता है सच में, फिर वो धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और हर कोई उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो ऐसे वो अवधारणा बना। उस तरह से हम यहाँ सिद्धांत की बात करें और आधारभूत तथ्यों की बात करें तो फैक्ट्स वही चीज़ें होंगी जिसको हर कोई मानेगा। किस चीज़ को फैक्ट कब कहा जाता है, कि जब वो सच में वो चीज़ है, और वो सच में वो चीज़ है ये कब डिसाइड होगा, जब हर कोई इस बात को मानेगा।
समझ में आया? जैसे कि जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स वगैरह होते हैं, जो हैबिचुअल फैक्ट्स वगैरह होते हैं, ये सब क्यों फैक्ट, इनको क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उस इतिहास को हर कोई मानता है, क्योंकि हर कोई उसको पढ़ा है, ठीक है। तो बस वही बात यहाँ पर है कि प्रबंध की सिद्धांत क्या है? उन आधारभूत तथ्यों को कहते हैं जो परिणामों का पूर्वानुमान करने की क्षमता रखते हैं, जिनके मार्गदर्शन से, जिसकी सहायता से, जिसके पथ प्रदर्शन से प्रबंधक व्यवसाय की समस्याओं का समाधान करते हैं। और ये सिद्धांत जो है वो कारण और परिणाम के बीच संबंध बताता है, इनकी व्याख्या करता है, और इसके अभाव में प्रबंध का कार्य सकुशल करना असंभव है, या कह सकते हैं कि प्रबंध का पूरा ज्ञान होना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब इसको परिभाषा के रूप में हम लोग एक बार समझ लेते हैं। कुन्स तथा ओडोनेल की फिर से यहाँ पर परिभाषा है। लगभग अभी तक हमें लगता है हमने बार बार इनका परिभाषा लिया है, तो आप लोग समझ रहे होंगे, कुछ तो कारण है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं अपनी परिभाषा में। ये प्रबंधकीय सिद्धांत सामान्य वैधता के आधारभूत सत्य है। इस आधारभूत सत्य शब्द का, है ना, वैधता के आधारभूत सत्य शब्द का इन्होंने भी अपनी परिभाषा में प्रयोग किया है, किस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये जो सिद्धांत है उसको सभी लोग मानेंगे, जितने भी लोग हैं सभी लोग उसको मानते हैं, ठीक है, सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं, ठीक। तो प्रबंधकीय सिद्धांत क्या है? सामान्य वैधता के आधारभूत सत्य है, यानी कि इसको सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं, जो प्रबंधकीय क्रियाओं के परिणामों का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता रखते हैं। अब यहाँ पर प्रबंधकीय कार्य क्या होगा, कैसे होगा, उसका पूर्वानुमान आखिर ये सिद्धांत कैसे लगा पा रहे हैं? क्योंकि लंबे टाइम से, जब से बिजनेस चला आ रहा है, जब से ये सिद्धांत प्रतिपादित हुए हैं, हर बिजनेसमैन ने, हर प्रबंधक ने इन सिद्धांतों का क्या किया? उपयोग किया, और उपयोग करके सही सही परिणाम प्राप्त किया, ठीक। तो इससे क्या हुआ? इससे इन सिद्धांतों पर विश्वास बन गया, और ये एक फैक्ट के रूप में हो गया, क्योंकि यूं ही तो सिद्धांत प्रतिपादित होने गया होगा, उसको बाकायदा प्रूफ किया गया होगा, है ना, कि आखिर ये सिद्धांत किस तरीके से काम कर रहा है, और कैसे इस बात का निर्णय हो जा रहा है कि प्रबंध के अंतर्गत जो भी काम हो रहे हैं उनका क्या परिणाम होगा आने वाले समय में, ठीक है। इस बात को प्रूफ किया गया है, तभी वो प्रबंध का सिद्धांत बना है। या कोई भी सिद्धांत तभी बनता है जब उसको प्रूफ किया गया हो, और प्रूफ जब कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है सारे लोग मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो प्रबंधकीय सिद्धांत क्या है? सामान्य वैधता के आधारभूत सत्य है, जिसको सभी लोग मानते हैं, सबके लिए वो क्या है? वैध है, सही है, जो प्रबंधकीय क्रियाओं के परिणामों का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता रखते हैं कि इस सिद्धांत का पालन होगा तो प्रबंध के कार्य इस तरीके से होंगे, उसकी इस प्रॉब्लम का इस तरीके से समाधान होगा, इस बात को बताने की क्षमता रखता है प्रबंध का सिद्धांत। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर विशेषताएं हम समझेंगे, लेकिन विशेषता से पहले देखिए ये हेडिंग हमारा क्या है? प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन अथवा प्रबंध के सिद्धांतों का उद्गम हुआ कैसे बना प्रबंध का सिद्धांत। तो चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये भी आपको बता दे रहे हैं कि आखिर प्रबंध के सिद्धांतों का उद्गम कैसे हुआ। ये दो तरीके से यहाँ पर बताया गया है। एक तो बताया गया है अवलोकन द्वारा, और दूसरा बताया गया है प्रयोग द्वारा। अवलोकन की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अवलोकन का अर्थ होता है, लोकन मतलब देखना, ठीक है। तो अवलोकन द्वारा मतलब कि लंबे टाइम से हम किसी को देखते आ रहे हैं, उस कार्य को उस तरीके से करते हुए, और देखते देखते हमने उस चीज़ को फॉलो भी किया, हमारा भी काम बिल्कुल सही से हुआ, तो हम उसको एक सिद्धांत के रूप में, एक नियम के रूप में मान लिए, और आगे भी उसको फॉलो करते रहेंगे। अगली पीढ़ी भी जो आएगी, अगला भी जो आने वाले टाइम में व्यवसाय होगा, जो प्रबंध होगा, वहाँ पर भी इसको फॉलो किया जाएगा। तो एक तो हो गया हमारा अवलोकन के द्वारा, यानी कि देखते आ रहे हैं, देख रहे हैं कि उस चीज़ से ऐसा होता है और उसको फॉलो करने लगे, वो एक सिद्धांत बन गया। दूसरा यहाँ पर प्रयोग के द्वारा। प्रयोग वाले में क्या है? प्रयोग वाले में है कि हमने बिल्कुल अच्छे से ऐसे सिचुएशंस पे उसका प्रयोग किया है, और फैक्ट सामने रखा है, प्रूफ सामने किया है, और तब जा कर के हम क्या किए? उसको सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किए। तो जो प्रबंध का सिद्धांत है वो दो तरीके से बनता है, अवलोकन द्वारा यानी देख करके लंबे टाइम से फॉलो करते हुए, और प्रयोग द्वारा यानी कि उसका प्रयोग करके, उसको प्रूफ करके, ठीक है, उसका प्रयोग यानी उस पर प्रयोग करके, जो कहते हैं ना चेक करना, जो बाकायदा प्रयोगशाला वगैरह में होता है, ठीक है, तो वैसे ही, ठीक। तो अगर जो किसी केमिकल की बात हो तो वो लाइब्रेरी में होता है, और अगर ऐसी चीज़ों की बात हो तो ये अलग तरीके से होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रबंध के सिद्धांतों के प्रकृति,
लक्षण और विशेषताएं। यहाँ पर भी आप देखिए प्रकृति और विशेषताएं एक साथ है और लक्षण भी यहाँ पर एक साथ इसमें रखा गया है, क्योंकि लगभग इन सब का जो पॉइंट होता है ना एक दूसरे से मैच करता है, सेम ही होता है, क्योंकि ये सब के सब क्या है, उस चीज़ के बारे में ही बता रहे हैं। ठीक, प्रकृति है तो उसका क्या नेचर है उसके बारे में बताया जाएगा, लक्षण है उसका क्या लक्षण है, विशेषताएं मतलब भी वही लक्षण ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं, सबसे पहली जो इसकी विशेषता है वो है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता, और इससे पहले भी आपने जो भी पढ़ा है वहाँ पे आपको सार्वभौमिक शब्द बार बार सुनने को मिला होगा। यहाँ पर कहा गया है कि जो प्रबंध का सिद्धांत है वो सार्वभौमिक है। क्यों? क्योंकि ये सार्वभौमिक मतलब हमने क्या बताया था आपको कि ये हर जगह प्रयोग होता है। ठीक, जहाँ जहाँ प्रबंध होगा वहाँ वहाँ प्रबंध के सिद्धांत जरूर होंगे और उनको ही फॉलो करके, उनका ही अनुसरण करके प्रबंध के सारे कार्य भी होंगे। यानी कि प्रबंध के सिद्धांतों को, जो भी सिद्धांत इसके प्रतिपादित किए गए हैं, इसको हर जगह माना जाता है। ठीक, तो जहाँ जहाँ व्यवसाय होगा वहाँ वहाँ प्रबंध होगा और जहाँ जहाँ प्रबंध होगा वहाँ वहाँ उसके सिद्धांत होंगे। यानी कि ये सार्वभौमिकता का गुण है इसके में, इसकी विशेषता है सार्वभौमिकता की ये हर जगह जहाँ भी प्रबंध हो रहा है प्रबंध के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, उसी आधार पर सारे कार्य किए जाते हैं। ठीक, और बहुत महान महान विद्वानों ने इसके सिद्धांत दिए भी हैं, जिनके बारे में अगली वीडियो में, अगली क्लास में समझेंगे। ठीक है, फिलहाल आज की क्लास में हम इसकी विशेषता, इसके महत्व वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए, सामान्य दिशा निर्देश। दूसरी जो विशेषता यहाँ पर प्रबंध के सिद्धांत की बताई गई है वो ये बताया गया है कि इसमें जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, दिशा निर्देश देना मतलब क्या कि काम को कैसे करना है इसके बारे में बताना, मार्गदर्शन देना, है ना, मार्गदर्शन देना, किसी कार्य को कैसे करना है उसके बारे में एक तरीका बताना। ठीक, तो सामान्य दिशा निर्देश कहने का मतलब क्या कि इन सिद्धांतों में ऐसा भी कोई बहुत बड़ा कठोर चीज़ नहीं है, बहुत कठिन चीज़ नहीं है कि इसको करने के लिए फॉलो बहुत प्रॉब्लम होगा लोगों को, नहीं, ये बहुत ही सामान्य है, नॉर्मल सा है, हर कोई इसको फॉलो कर सकता है। बस ये क्या करता है, प्रबंधक को उसकी सहायता करता है, प्रबंधक की काम को और आसानी से करने में। ठीक, उनको गाइडेंस देता है एक तरह से, कोई बहुत हार्ड नहीं है कि जब हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं या बच्चे भी जब किसी चीज़ का प्रिंसिपल याद करते हैं तो वहाँ पे आता है ना दिमाग में कि एकदम सही सटीक होना चाहिए और ये वो, जैसे आप उसको सीरियसली लेते हैं ना, तो वो बात यहाँ भी है कि हाँ सिद्धांत है, इसको देखना है, इसको फॉलो करना है, लेकिन फॉलो कर लेंगे आप आसानी से, यानी इसमें कोई कठिन चीज़ ऐसा नहीं है, सभी के लिए सामान्य दिशा निर्देश है। यानी सामान्य रूप से किसी कार्य को करने के लिए जैसे बताया जाता है ना कि इसको ऐसे कीजिए, है ना, वैसे ही बस इसमें एक तरह से मार्गदर्शन दिया गया है, गाइडेंस दिया गया है प्रबंधकों के लिए। अगला पॉइंट यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अभ्यास एवं प्रयोगों पर आधारित। अब ये भी देखिए, मतलब बहुत सारे प्रैक्टिस करने के बाद, बहुत सारे जो है कि प्रयोग करने के बाद, है ना, बहुत सारे अभ्यास और प्रयोग करने के बाद ही ये बना है सिद्धांत। ऐसे ही नहीं कुछ भी बस लिख दिया गया और इसको सब लोग फॉलो कर रहे हैं, नहीं, हर कंडीशन में चेक किया गया है, हर सिचुएशन में चेक किया गया है कि इस कार्य को इस सिद्धांत के अनुसार करने से क्या परिणाम आ रहा है, उस कार्य का क्या परिणाम आ रहा है। ठीक, जैसे आप जो भी साइंटिफिक चीज़ें हैं उनके बारे में जो रिसर्च होता है, आपको जो भी उसके बारे में नियमों सिद्धांतों के बारे में पता चलता है, होता है ना, एक प्रयोग के बाद बाकायदा सबको प्रूफ करने के बाद वो चीज़ आपको बताया जाता है कि ये चीज़ का ये फैक्ट है। उसी तरीके से यहाँ पे भी यूं ही नहीं बोल दिया गया, बल्कि चेक किया गया है, बाकायदा उस पर प्रयोग किया गया है और तब जा करके उस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है। जैसे ये वाला है ना हमारा पॉइंट, प्रयोग के द्वारा, वैसे ये सिद्धांत हमारा बना है। तो इसीलिए इसकी एक विशेषता ये भी है कि ये अभ्यासों और प्रयोगों पर आधारित है, यूं ही नहीं बन गया है। ठीक है, अगला हमारा लोचशीलता है। अब यहाँ लोचशीलता भी ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि सिद्धांत एक बार बन गया, इसका अनुसरण किया जा रहा है, तो अगर आने वाले टाइम में कोई विपरीत, कोई विकट परिस्थिति होगी तो इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। ठीक है, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है, हमेशा तकनीकें बदलती रहती हैं, माहौल बदलता रहता है और उस हिसाब से व्यवसाय को हमेशा रेडी होना रहता है कि वो किसी भी विपरीत परिस्थिति को आसानी से उसका सामना, उस परिस्थिति का वो कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो प्रबंध के सिद्धांत है इनमें लोचशीलता का गुण पाया जाता है। लोचशीलता की विशेषता पाई जाती है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इन सिद्धांतों में परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उस सिद्धांत की वजह से अभी वर्तमान समय में जो भी समय चल रहा है, जो भी कंडीशन चल रहा है, अगर उस सिद्धांत को फॉलो करके कोई नेगेटिव रिजल्ट आएगा तो भी हमको करना ही पड़ेगा, नहीं, अगर वो सही है तो ही होगा। अगर उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है तो उसमें ज़रूर जो है कि परिवर्तन हो सकता है। लोचशीलता मतलब कि आप किसी चीज़ को घटा या बढ़ा सकते हैं, लोच, ठीक है, आप किसी चीज़ को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर यही बात बोला गया कि प्रबंध के सिद्धांतों में
आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिद्धांत प्रतिपादित हो गया तो बस अब इसको जीवन भर फॉलो कीजिए, ऐसा नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं सीमित उपयोग की ओर। जो सीमित उपयोग वाला पॉइंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ सीमित उपयोग वाले पॉइंट में आपको क्या एक्सप्लेन करना है। प्रबंध के सिद्धांत का सीमित उपयोग होता है, क्यों? क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह ये सिद्धांत पॉजिटिव रिजल्ट ही दे, ठीक है। हर परिस्थिति में ये सिद्धांत सही कार्य करे ऐसा जरूरी नहीं है, इसीलिए इसका सीमित प्रयोग होता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि प्रबंध का सिद्धांत करके बिल्कुल एग्जैक्ट सही जो है कि सिचुएशन ही आएगा, हर जगह इसका सही वही इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर जरूरी नहीं होता है। विपरीत जगहों पर विपरीत परिस्थिति में इसका अलग भी रिजल्ट आ सकता है, परिणाम आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका सीमित उपयोग कहा गया है, इसकी एक विशेषता ये भी है। आगे हम लोग बात करते हैं कारण और परिणाम में संबंध की। तो इसको तो अभी आपने यहाँ पर अच्छे से समझाई है कि हमने यहाँ पर आपको समझाया कि जो सिद्धांत है वो कारण और परिणाम के बीच संबंध की व्याख्या करता है कि कोई चीज़ किस कारण से हो रहा है, उसके होने का कारण क्या है और वो हो जाने से क्या परिणाम पड़ रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है, इसके बीच संबंध की व्याख्या प्रबंध का सिद्धांत करता है, जिसका हमने जो है कि एग्जाम्पल देके आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। अब आगे देखिए, व्यवहारवादी स्वरूप जो प्रबंध के सिद्धांत है वो एक तरह से हमने आपको बताया ना कि कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है, वो बस प्रबंधकों के लिए एक मार्गदर्शन है, एक तरीका बताया गया है, एक गाइड एक तरह से उनको किया गया है कि उनको किस तरीके से कार्य करना है और किस तरीके से व्यवहार करना है। व्यवहार करने का मतलब ही है कि कैसे आचरण रखना है, आचरण रखने का मतलब व्यवसाय में कार्य करने का तरीका, क्या आचरण रहेगा व्यवसाय के अंतर्गत उनका, ठीक है। तो व्यवहारवादी स्वरूप मतलब ये कि ये नॉर्मल ही है, बस इससे प्रबंधकों को ये सहायता मिलती है कि वो किस तरीके से किस कार्य को करेंगे, व्यवहार को कैसा रखेंगे व्यवसाय के अंतर्गत काम को संभालने के प्रति, इस चीज़ का जो है कि आइडिया यहाँ पर मिलता है सिद्धांत के माध्यम से उनको। इसलिए इसका एक व्यवहारवादी स्वरूप भी है जो प्रबंधकों को कैसे रहना है, कैसे कार्य करना है, इसके बारे में मार्गदर्शित करता है, पथ प्रदर्शित करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सिद्धांतों की ज़रूरत आखिर पड़ती क्यों है ना, इसकी क्या आवश्यकता है, इसका क्या महत्व है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट क्या बताया जा रहा है, प्रबंधकों के ज्ञान में वृद्धि। चलिए अब यहाँ पर देखिए कि जो प्रबंधक है, जाहिर सी बात है सिद्धांत है तो वो उन सिद्धांतों का अच्छे से जो है कि गहन अध्ययन किया होगा, सिद्धांतों को अच्छे से समझा होगा, और क्योंकि उसको वो सिद्धांत फॉलो भी करने हैं, क्योंकि हमने आपको क्या बताया कि सिद्धांत बना है, इसका अनुसरण करते हैं और उसके आधार पर जो है कि कार्य किया जाता है ताकि उसका सही परिणाम आए, ठीक। या कोई समस्या आती है तो उसका समाधान उसके आधार पर किया जाता है। तो यहाँ जो पहला पॉइंट बताया गया कि प्रबंधकों के ज्ञान में वृद्धि, वो सिद्धांत के माध्यम से कैसे होगा, क्योंकि सिद्धांत में जब आप आगे अगली वीडियो में आपको वो सिद्धांतों के बारे में बताएंगे ना कि क्या क्या सिद्धांत होता है, जैसे कि आदेश की एकात्मकता होता है, निर्देश की एकात्मकता होता है, सोपान श्रृंखला होता है, बहुत सारे सिद्धांत हैं वैसे तो, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि उन सिद्धांतों से पता चलता है कि किसी कार्य को कैसे करना है। अब देखिए जो प्रबंधक है वो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर वो क्वालिटी है, वो गुण है, ठीक। वैसे तो आपने ये भी पढ़ा है कि जन्मजात प्रतिभा है प्रबंधक के अंतर्गत, कभी कभी जन्मजात प्रतिभा भी हो सकती है जो जन्म से ही बहुत अच्छा क्वालिटी उनमें मैनेजमेंट का होता है। लेकिन यहाँ चूंकि हम शिक्षा के रूप में बात कर रहे हैं कि इन्होंने बाकायदा प्रबंध की, मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद ही ये प्रबंधक बने हैं, लेकिन फिर भी जो ये सिद्धांत है वो इनके ज्ञान में वृद्धि करते हैं कि कैसे इनको कौन सा सिचुएशन व्यवसाय के अंतर्गत हैंडल करना है, कैसे वो उसका सामना करेंगे, किस तरीके से कार्य करेंगे। तो जब उनको उन सारे सिद्धांतों के बारे में पता होगा कि हाँ व्यवसाय के अंतर्गत इस कार्य को इस सिद्धांत के आधार पे किया जाना चाहिए, तो वो उसको सही तरीके से करेंगे, जिससे कि उनके ज्ञान में वृद्धि होगी, उनको आइडिया मिलेगा कि किसी काम को कैसे करना है। अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, निर्णय लेने में सहायक। अब देखिए जब पूर्ण ज्ञान हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने बताया था आपको कि प्रबंध के सिद्धांत के अभाव में प्रबंध का पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता, क्योंकि आइडिया नहीं रहता है कि किस काम को कैसे आंकेंगे, उसका आकलन कैसे करेंगे कि क्या रिजल्ट आएगा इसका, ठीक। और ये तो उसके कारण और रिजल्ट के बीच ही व्याख्या करता है, ठीक। तो पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता, यहाँ पर हमने आपको बताया था। और जब किसी चीज़ का आपको पूर्ण ज्ञान नहीं रहेगा तो क्या आप उससे संबंधित निर्णय सही ले पाएंगे? ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप निर्णय सही ही लें। तो यहाँ पर निर्णय लेने में काफ़ी सहायता मिलती है प्रबंधकों को, क्योंकि सिद्धांतों के आधार पर वो प्रबंध में हो रहे सभी कार्यों के बारे में, उस पूरी परिस्थिति के बारे में अच्छे से समझ पाते हैं, उनको पूर्ण ज्ञान हो पाता है, ठीक।
अब जब किसी चीज़ की से संबंधित निर्णय लेना है, तो जैसे कि अभी आप लोग 12th में हैं, आगे आपको क्या करना है, ग्रेजुएशन में आप कौन से साइड से ग्रेजुएशन करना चाहेंगे, या आगे आपको जो मतलब 10th के बाद 11th में आते हैं उनको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, ये सारी चीज़ों का सही डिसीजन कब बच्चे ले पाते हैं, जब उनको उससे संबंधित सारी जानकारियाँ पता होती हैं कि हाँ इस सब्जेक्ट में ये चीज़ें पढ़नी होती हैं, हमारा इंटरेस्ट इस चीज़ में है, ये सारी चीज़ें है ना। जब बच्चों को ये बात क्लियर पता रहेगा, पूर्ण ज्ञान होगा, तब तो वो सही सही ले पाएंगे। या जिन बच्चों को पूर्ण ज्ञान इन चीज़ों के बारे में नहीं रहता है, कोई अच्छा गाइडेंस नहीं मिला रहता है, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, वो आगे जाके फिर पछताते हैं कि फालतू का ही ये सब्जेक्ट लेके पढ़ लिया या जो भी, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी चीज़ से संबंधित अगर निर्णय लेना है तो ये जरूरी है कि उससे संबंधित सारा ज्ञान, सब कुछ पता होना चाहिए कि क्या क्या इसमें होता है, ठीक, इसके होने के क्या क्या वजह है और इसके होने से क्या क्या परिणाम आएगा, ये सब कुछ पता होना बहुत ज़रूरी है। और इसका पता कैसे चलता है, यहाँ पर इसका पता चलता है प्रबंध के सिद्धांतों की सहायता से। तो इसकी सहायता से प्रबंधकों को निर्णय लेने में काफ़ी सहायता मिलती है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये 2 पॉइंट समझ में आ गया होगा। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, परिवर्तनों का सामना। अब यहाँ पर आप देखिएगा, जो परिवर्तनों के सामना की बात की गई है, यहाँ पर कैसे परिवर्तन की बात की जा रही है। यहाँ पर बात किया जा रहा है कि व्यवसाय जो है वो 1-2 दिन के लिए या सिर्फ 1 साल के लिए तो होता नहीं है। कोई भी अगर सोचता है तो सबसे पहला उद्देश्य वहाँ पर क्या होता है, उसका व्यवसाय का जीवन काल, कि जो व्यवसाय है वो लंबे समय तक चले, ठीक। अब जब लंबे समय तक चलेगा तो क्या हमेशा समय एक जैसा होता है, क्या परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी होती हैं। पिछले 5 साल के अंतर्गत आप लोगों ने भी बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव अपने आसपास माहौल, इस एनवायरनमेंट में देखा होगा, है ना। और उन सारे एनवायरनमेंट में जो भी बदलाव हुआ है उसके अनुरूप बहुत सारे बदलाव भी आपने देखा होगा कि चीज़ों में कितना परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से व्यवसाय पर भी इन परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है, और उसका बुरा प्रभाव न पड़े इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि प्रबंधक क्या करे, प्रबंधक उन परिवर्तनों का सामना करे, उन सिचुएशंस को हैंडल करे, उनको फेस कर पाए कम से कम, है ना। अगर उसका मतलब उसको यूज़ करके अगर वो बहुत आगे नहीं बढ़ सकता है तो कम से कम उसका सामना करके अड़िग टिका रहे, उसका कोई नकारात्मक प्रभाव व्यवसाय पर ना पड़ने दें, ठीक है। तो यही बात यहाँ कहा गया है कि प्रबंध के सिद्धांत की सहायता से जो प्रबंधक हैं वो परिवर्तनों का सामना करना समझ जाते हैं, क्योंकि उन सिद्धांतों में उन्होंने स्टडी किया है, समझा है कि किस परिस्थिति का कैसे सामना करना है, किस चीज़ के लिए कौन सा सिद्धांत बना हुआ है, ठीक है। अब अभी तो इसको आप ऐसे पॉइंट के रूप में समझ रहे हैं, तो उम्मीद है समझ में आ भी रहा होगा, या 1-2 बच्चे होंगे जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी। लेकिन आगे जब आप प्रबंध के सिद्धांत आखिर है क्या क्या वो चीज़ें पढ़ेंगे ना, जिसमें अनुशासन का सिद्धांत बहुत कुछ रहता है, तब आपको अच्छे से एक्सप्लेन, मतलब आप उस चीज़ को खुद भी कर पाएंगे आप लोग कि आखिर सिद्धांत की क्या आवश्यकता होती है और क्यों इसका महत्व प्रबंध के अंतर्गत होता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, शोध एवं विकास में सहायक। अब यहाँ पर बात करते हैं शोध की। शोध करना मतलब होता है हमारा रिसर्च, ठीक है। शोध करना मतलब रिसर्च करना। रिसर्च क्या हुआ, रिसर्च का मतलब होता है कि कोई परिस्थिति चल रहा है, ठीक है, उस पर पहले से ही बहुत सारे जो है कि खोज हो चुके हैं, उसके हिसाब से काम हो रहा है, लेकिन और भी उसके बारे में खोज करना, उसके बारे में नए विचारों की खोज करना, यहाँ पर शोध कहलाता है। अब अगर कोई व्यवसाय वर्तमान परिस्थिति पर और जो परिस्थिति चल रहा है उस पर शोध नहीं करेगा, रिसर्च नहीं करेगा कि वो यहाँ और क्या क्या बदलाव कर सकता है, क्या क्या अच्छी चीज़ें इसमें जो है कि जोड़ सकता है व्यवसाय में, तब तक वो उसका विकास नहीं कर पाएगा। तो वो नया जो विचार आता है, ठीक है, इन चीज़ों, इन सारे परिस्थितियों का गहन अध्ययन करके जो नए नए विचार आते हैं कि ये सारी चीज़ें अगर इसमें हम लगा देंगे तो इसका विकास होगा, इसे ही हम कहते हैं शोध। इसीलिए आप सुने होंगे कि कहीं कहीं कि इस चीज़ पे रिसर्च चल रहा है, इस चीज़ पे रिसर्च चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी खोज अभी तक हुई ही नहीं थी, अभी खोजा जा रहा है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो रिसर्च का मतलब खोजना समझ लेते हैं, नहीं, चीज़ों को पुनः से उन पर शिक्षा करना या पुनः से उन पर खोज करना या पुनः उन पर विचार करना, ठीक है, उनसे संबंधित पुनः खोज करना ही रिसर्च यहाँ पर कहलाता है। तो यहाँ जो शोध की बात की जा रही है वो इसकी बात की जा रही है कि प्रबंधकों को इन सिद्धांतों के आधार पर ये सहायता मिलती है कि वो उस पर रिसर्च करते हैं कि किन किन चीज़ों का परिवर्तन किया जा सकता है या और कौन नई चीज़ें इसमें जो है कि जोड़ी जा सकती हैं जिससे हमारे व्यवसाय का विकास हो, ठीक है। ये भी उनको इसी सिद्धांत की सहायता से जो है कि आइडिया मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया शोध एवं विकास में सहायक, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रशासन की प्रभावशीलता में वृद्धि।
प्रशासन की प्रभावशीलता कैसे होगी, प्रशासन क्या होता है। प्रशासन की प्रभावशीलता की बात करने से पहले इस बात पर आना ज़रूरी है कि प्रशासन मतलब होता क्या है। तो देखिए, प्रशासन मतलब ऐसे नियम होते हैं जो वैध होते हैं और उन नियमों को जो है कि सामने वाले व्यक्ति को मानना पड़ता है। ठीक है, प्रशासन मतलब कुछ ऐसे नियम जो जिनको सभी लोगों को फॉलो करना है, सभी लोगों को मानना है। ठीक, नियम निर्धारित कर दिया गया और सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, यही होता है हमारा प्रशासन। ठीक है, अगर इसके शब्द के आधार पर इसका अर्थ समझें तो ठीक है, क्योंकि अभी तो नहीं, लेकिन इससे पहले की क्लास में बच्चों को बहुत बार मैंने अनुशासन, शासन और प्रशासन के बीच अंतर समझाया है, तो यहाँ पर खैर उतना डीपली नहीं जा रहे हैं हम, बस यहाँ आपको समझा रहे हैं कि प्रशासन की प्रभावशीलता यानी कि व्यवसाय के अंतर्गत जो भी नियम कानून बने हैं जिसको सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा फॉलो किया जाना है, उसका अनुसरण किया जाना है, उसकी प्रभावशीलता बढ़ती है इन सिद्धांतों के आधार पर। कैसे? क्योंकि ये सिद्धांत प्रतिपादित कर दिए गए हैं, अब इसको सबको फॉलो करना है। ठीक है, जितने भी सिद्धांत होंगे, जितने भी लोग व्यवसाय में कार्य कर रहे हैं, वो इसका पालन करेंगे ही करेंगे। तो इससे बढ़ेगी ना प्रशासन की प्रभावशीलता, जो भी नियम बने हैं, जो भी कानून बने हैं, जिसको जिसको फॉलो करना है, ठीक, तो उसकी प्रभावशीलता में वृद्धि। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपने सबसे पहला पॉइंट यहाँ क्या देखा है, प्रबंधकों के ज्ञान में वृद्धि किससे होता है, प्रबंध के सिद्धांत से होता है। ठीक है, यहाँ देखा आपने। और यहाँ पॉइंट बोला गया सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति। इससे पहले वाली वीडियो में बार बार मैंने आपको बताया कि सामाजिक उत्तरदायित्व मतलब क्या। सामाजिक उत्तरदायित्व मतलब समाज को सही सही प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना, समाज के हित में काम करना, समाज को किसी तरह का नुकसान न होने देना, उनके लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराना। ये सारी चीज़ें कोई व्यवसाय कब कर पाएगा, जब उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। और मैनेजमेंट बहुत अच्छा कब होगा, जब उसके पास सही ज्ञान होगा। और सही ज्ञान कब होगा, जब वो प्रबंध के सिद्धांतों के साथ है, यानी प्रबंध के सिद्धांतों के द्वारा उन प्रबंधकों को मार्गदर्शन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति कैसे होगी, ऐसे कि इन्होंने सिद्धांत को फॉलो किया है, ठीक है, और उसके आधार पर ये कार्य बिल्कुल सही सटीक तरीके से कर रहे हैं, और इसके वजह से किसी भी संसाधन का वेस्टेज नहीं हो रहा है, किसी भी संसाधन मतलब किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब नहीं हो रही है। ठीक, तो और कोई भी ऐसा गलत काम नहीं हो रहा है जिससे समाज को किसी तरह की क्षति पहुंचे। तो इस तरह से ये क्या कर रहे हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व यानी व्यवसाय का समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है उसका ये निर्वहन कर रहे हैं। ठीक है, अब अगला और आखिरी पॉइंट यहाँ पर हम आवश्यकता का देख रहे हैं कि संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग। अनुकूल मतलब अच्छा, सही प्रभाव जिसका पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बात किया गया संसाधन मतलब जो भी संसाधन है वो वित्त भी हो सकता है, वो अलग कोई जो भूमि, श्रम, पूंजी, ये सारी चीज़ें, ये सब क्या है, उत्पादन के साधन है। ठीक, तो उत्पादन करने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो सब संसाधन है। ठीक, इसमें हमारे मानव भी आते हैं, मानवीय संसाधन भी आते हैं। ठीक है, तो संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग मतलब क्या कि सही प्रयोग करना। ठीक, तो प्रबंध के सिद्धांतों के आधार पर पूर्ण ज्ञान होने की वजह से, प्रबंध का पूर्ण ज्ञान होने की वजह से, किसी चीज़ को करने का क्या कारण और क्या परिणाम हो सकता है, इसका पूरा ज्ञान होने की वजह से जो प्रबंधक है वो कभी भी संसाधनों को बर्बाद नहीं करते हैं, वेस्ट नहीं होने देते, क्योंकि उनको पता है कि किस चीज़ से क्या होगा और कैसे करना चाहिए। ठीक, वेस्ट नहीं होने देंगे तो उनका बिल्कुल सही प्रयोग होगा, है ना। यानी न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ वाली जो बात कही जाती है ना, वही कि संसाधनों का कम से कम प्रयोग करके यानी कम से कम खर्च करके, यानी वेस्ट नहीं करके। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि संसाधनों को बिना बर्बाद किए जितने की आवश्यकता है उतना प्रयोग करके बिल्कुल उत्तम क्वालिटी का जो है कि प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना यहाँ पर संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें किसके हेल्प से होती हैं, ये सारी चीज़ें प्रबंध के उन सिद्धांतों के हेल्प से होती हैं जो बताता है कि क्या होगा प्रबंध के कार्य का परिणाम, इसकी वो क्षमता रखता है। कहने का मतलब कि इसके सारे सिद्धांतों का पालन करके प्रबंध के कार्यों को सही किया जा सकता है, इसकी वो एक तरह से कह सकते हैं गारंटी देता है। क्योंकि ये सिद्धांत बना कैसे है, प्रयोगों के आधार पर बना है, यूं ही नहीं बना है, फैक्ट्स के आधार पर बना है। लोगों को इस चीज़ से मतलब सारे लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि सबके सामने इसको प्रूफ किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज की वीडियो में, आज की क्लास में समझा है कि प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, विशेषताएं उसकी क्या होती हैं और उसका क्या महत्व है, क्यों व्यवसाय में प्रबंध के सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ती है, व्यवसाय के लिए या प्रबंधकों के लिए, जो भी कह लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है आज की
क्लास में जो भी पढ़ाए हम आपको वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, हम आप सभी का कमेंट देखते हैं, जब टाइम मिलता है ज़रूर देखते हैं। ठीक है, तो ज़रूर बता दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।